हेलो बच्चों, आज हम लोग विद्युत आवेश व क्षेत्र का क्लास नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। आज का पहला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके लिए मान लेते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव है ए बी, जिसके बिंदु ए पर +q और बिंदु बी पर -q आवेश है। इसका मध्य बिंदु है O, प्रभावकारी लंबाई है 12। मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति, बेटा निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? तो मध्य बिंदु से होकर जाने वाला और अक्ष के लंबवत रेखा जो है उसे निरक्ष कहते हैं। और अगर निरक्ष में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो यह स्थिति निरक्षीय स्थिति कहलाती है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु M है जो कि बिंदु O से r दूरी पर है और बिंदु M पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, A से M को जोड़ देते हैं कुछ इस तरह से, और M से B को भी जोड़ देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से AM = क्या होगा, √OM² + OA²। OM है R तो ये हो जाएगा R² + L²। और इसी तरह से अगर हम MB का भी मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो MB भी होगा √R² + L²। अब हमको बिंदु M पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु A पर स्थित +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, फिर बिंदु B पर स्थित -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे और इन दोनों का परिणामी निकाल लेंगे। और इस तरह से हम लोगों को परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। बिंदु A पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम इसको E1 लिखें तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, E1 लिख सकते हैं। बेटा हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 1/4πε0 q/r²। तो वही रख देंगे, ये हो जाएगा 1/4πε0। k लगा सकते हैं अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, उसका रिप्रेजेंटेशन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k × q/r। डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस am होगा, तो यहाँ हो जाएगा am²। ये तो हुआ बेटा मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन देखें तो हम लोग यहाँ पे A2m लिख सकते हैं, इस तरफ डायरेक्शन है तो इसको लिख सकते हैं इधर r⃗ am A2m ऐसा। वैसे am का मैग्नीट्यूड हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है, √R² + L²। वैल्यू रख देते हैं। E1 = हो जाएगा 1/4πε0k q/√R²। वैसे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, हो जाएगा R² + L², r⃗am। इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम क्या करते हैं, बिंदु B पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। इसको ले लें अगर हम E2, तो E2 = होगा
1/4πε0 k q अपॉन b से m का डिस्टेंस क्या है bm, और bm का भी मैग्नीट्यूड या mb या bm कुछ भी लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या है √r² प्लस l²। वैल्यू रख देंगे bm का होल स्क्वायर r कैप। बेटा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये क्या सिखाया था, यहाँ पे एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज इमेजिन कर लो और वो उसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा अपनी और इस तरफ, तो उसका डायरेक्शन m2b होगा। तो यहाँ से हम लोग r कैप क्या लिख सकते हैं mb। वैसे mb या bm का मैग्नीट्यूड √r² प्लस l² है, तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 k q/r² प्लस l² r कैप mb। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। बेटा अगर इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो इक्वेशन 1 में तुम देख रहे हो E1 का मैग्नीट्यूड है 1/4πε0 q/r² प्लस l²। ठीक इसी तरह E2 का मैग्नीट्यूड भी 1/4πε0 q/r² प्लस l² है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या होगा E1 मॉड इज इक्वल्स टू E2 मॉड। वैसे बेटा हम लोग इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, E1 इज इक्वल्स टू E2। इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं, ये जो एंगल है हमारा इसको हम लोग क्या ले लेते हैं थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है। अच्छा अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और क्योंकि E1 और E2 ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है तो इनका रिजल्टेंट बीचों बीच निकलेगा, तो ये भी थीटा होगा। तो अगर हम लोग इस पूरे एंगल को देखें तो ये कितना होगा 2 थीटा। अब हमें ये पता है कि E1 और E2 के बीच का एंगल 2 थीटा है। अगर हम परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहें, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ऑफ E इज इक्वल्स टू होगा वेक्टर ऑफ E1 प्लस वेक्टर ऑफ E2। अब देखो बेटा वेक्टर्स हैं तो सदिश हैं, तो सदिश योग से परिणामी ज्ञात करेंगे। तो अगर मैं E का मॉड निकालना चाहूँ तो क्या होगा √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। क्या लगाया, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, जहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो E का परिमाण है। एंगल बीच का 2 थीटा है इसीलिए 2 थीटा लिखेंगे। E इज इक्वल्स टू हो जाएगा E1 इज इक्वल्स टू E2 है तो उसको हम E1 ही लिख सकते हैं, E1² प्लस E1² 2 इंटू E1 इंटू E1। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि E1 और E2 एक दूसरे के इक्वल हैं, इंटू कॉस 2 थीटा। E इज इक्वल्स टू हम अंडर रूट में लिख सकते हैं 2E1² प्लस E1 इंटू E1, ये भी E1² हो जाएगा, तो कॉस 2 थीटा। E इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2E1² हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बचेगा, इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। क्या क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ से 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा ही बस रिमेनिंग बच जाएगा। E इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 2 4 E1² कॉस स्क्वायर थीटा। E इज इक्वल्स टू 4 का रूट ओवर निकालेंगे तो 2 आएगा, E1² का E1 कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा। E इज इक्वल्स टू होगा 2 इंटू व्हाट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 पहले ही निकाल चुके हैं 1/4πε0 k
क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बेटा कॉस थीटा, अगर हम कॉस थीटा निकालने हैं तो ट्राइंगल में देखो यहाँ पे कॉस थीटा क्या निकलेगा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस आधार बाय हाइपोटेनियस कर्ण, तो ओ ए अपॉन ए एम ऐसा होगा। ओ ए तो एल है और ए एम का मैग्नीट्यूड है कितना, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हम कॉस थीटा का ये मैग्नीट्यूड रख सकते हैं, अगर ये रखते हैं तो ये हो जाएगा एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर है, उसको टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब E इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर इंडाइस x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n इज इक्वल्स टू x टू दी पावर m प्लस n, तो 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2। वैसे हम लोग Q इंटू 2L को क्या लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण P होता है। E इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2। बेटा हम एक स्पेशल केस ले सकते हैं, इफ़ यदि R बहुत बड़ा है किससे, L से, तो L स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। अच्छी स्थिति में भी ये लिया था हम लोगों ने स्टेप, तो उस केस में E इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P बाय आर स्क्वायर का होल पावर 3/2। अब x टू दी पावर m टू दी पावर n, x टू दी पावर m इंटू n होता है, तो 2 इंटू 3/2 में 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल 3 बचेगा। E इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P बाय आर टू दी पावर 3। अभी ये हम लोगों का आ गया निरक्षीय स्थिति का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन। वैसे बेटा इसका डायरेक्शन किधर होगा, नो डाउट डायरेक्शन इसका किसकी तरफ होगा, इस तरफ m से। अगर इस पॉइंट को मैं n ले लूँ तो mn, तो अगर हम लोग वेक्टर वाइज इसको रिप्रेजेंट करें तो E वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P बाय आर क्यूब आर कैप mn। याद रखेंगे कि डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगा, मतलब लंबवत होगा निरक्ष के, और वो हमेशा धनावेश से दूर की ओर होगा। ठीक है, मतलब अगर इस तरह का एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, और अगर मेरे को इसके निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी हो कहीं पर, तो वो होगा यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके तो लंबवत होगा 90 डिग्री पर होगा और पॉजिटिव से दूर की ओर होगा इस तरफ। अगर ये m है और ये n है तो ये हो जाएगा आर कैप mn। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम लोग अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें तो वो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2P बाय आर क्यूब। अगर E निरक्षीय देखें तो हम देख रहे हैं ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P बाय आर क्यूब। अगर हम E अक्षीय और E निरक्षीय को भाग दे दें तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये कितना आएगा 2, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसका मतलब समान दूरी पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दोगुनी होती है, डबल होती है। तो एक सिंपल सा डेरिवेशन है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों ही पहले बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। साथ ही साथ तुम्हें 1 मार्क में ये संबंध भी पूछ सकता है कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में क्या संबंध है। तो याद रखेंगे कि समान दूरी पर किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दोगुनी होती है। बेटा अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की सामान्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए मान लेते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव है कुछ इस तरह से,
बिंदु ए और बी, ए पर प्लस क्यू आवेश है, बी पर माइनस क्यू आवेश है, इसका मध्य बिंदु ओ है, प्रभावकारी लंबाई 12 है। अब मध्य बिंदु ओ से होकर जाने वाले एक रेखा है जो मुख्य अक्ष के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर कोई बिंदु है M जो बिंदु O से R दूरी पर है। बिंदु M पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब अगर अक्ष पे निकालेंगे तो अक्षीय स्थिति, निरक्ष पे निकालेंगे निरक्षीय स्थिति, बीच में कहीं भी निकालने तो सामान्य स्थिति। इस चीज़ को समझने के लिए हम सबसे पहले एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। अगर एक द्विध्रुव A और B है, B के लिए माइनस क्यू आवेश, A पर प्लस क्यू आवेश है, तो इसका डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण किधर होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव P। अब अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं, क्योंकि ये वेक्टर है और ये एंगल अगर थीटा हो, तो P को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, अवयवी घटकों में वियोजित कर सकते हैं। जो आधार घटक होता है वो कॉस थीटा होता है और जो अभिलंब घटक होता है वो साइन थीटा होता है। इसका मतलब जब डाइपोल इस तरफ है तो वो P है, पर जब वो इस तरफ होगा तो कितना होगा? P कॉस थीटा, और जब इस तरफ होगा तो कितना होगा? P साइन थीटा। इसका मतलब अगर मैं डाइपोल को, एक द्विध्रुव को जो कि इस तरह है A और B कंडीशन में, यहाँ अगर द्विध्रुव आघूर्ण को P लिखूं और इससे द्विध्रुव को घुमा दें हम कुछ इस तरह से थीटा डिग्री पर, ये A डैश और ये B डैश हो जाए, और इस केस में अगर मैं द्विध्रुव आघूर्ण निकालूं तो क्या होगा? P कॉस थीटा, क्योंकि वो थीटा डिग्री घूम गया है, इसीलिए क्या होगा? P कॉस थीटा। बट अगर हम इसके परपेंडिकुलर ले आएं ऐसे कंडीशन में, यहाँ पर A डबल डैश B डबल डैश केस ले लें, तो यहाँ क्या होगा? P साइन थीटा। तो इस तरह हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण P को दो अलग अलग घटकों में वियोजित कर सकते हैं। एक होगा P कॉस थीटा और एक होगा P साइन थीटा। बेटा जब फैक्टर्स लिखो तो उसमें वेक्टर साइन हटा लेना, तो P कॉस थीटा और P साइन थीटा की तरह हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर मेन क्वेश्चन पर लौटें तो द्विध्रुव AB का द्विध्रुव आघूर्ण इस स्थिति में कितनी है? P। तो अगर मैं द्विध्रुव को इस स्थिति से, AB स्थिति से थीटा डिग्री घुमा लूँ, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इस तरह। तो अगर इस तरह घुमा लें तो द्विध्रुव पहुंच जाएगा इस वाली स्थिति पर। सपोज़ यहाँ B डैश है, यहाँ पर A डैश है, और A डैश B डैश की स्थिति में जो डाइपोल मोमेंट है वो द्विध्रुव आघूर्ण है वो हो जाएगा P कॉस थीटा। अच्छे से देखो तो अगर A डैश पर प्लस Q आवेश है, B डैश पर माइनस Q आवेश है, तो A डैश B डैश के लिए बिंदु M अक्ष पर है, A डैश B डैश के तो सीधी रेखा पे ही है, तो अक्ष पर है। और हम जानते हैं कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2P/r³। तो वही रख देंगे। तो स्थिति A डैश B डैश पर बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E1 ले लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2P/r³। अच्छा दूरी तो आ रही है, बट P यहाँ पर हो गया है P cos थीटा, 2P cos थीटा/r³ हो जाएगा, क्योंकि द्विध्रुव अपनी वर्तमान स्थिति से घूम गया है थीटा डिग्री। अब द्विध्रुव को हम क्या करते हैं? A डैश B डैश की स्थिति से 90 डिग्री घुमा लेते हैं। अगर 90 डिग्री घुमाएंगे तो द्विध्रुव कुछ इस तरह की स्थिति में आ जाएगा। इसको हम लोग ले लेते हैं A डबल डैश B डबल डैश।
यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। अब ए डबल डैश बी डबल डैश पर डाइपोल मोमेंट क्या होगा, पी साइन थीटा, अभी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर ए डबल डैश बी डबल डैश के लिए बिंदु एम देखेंगे तो 90 डिग्री पर है, निरक्षीय स्थिति में है। अब लिख सकते हैं स्थिति ए डबल डैश बी डबल डैश पर बिंदु एम पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको हम अगर E2 लिख लें, ये होगा 1/4πε0 की P/r³ निरक्षीय स्थिति में P/r³ होता है, पर यहाँ डाइपोल मोमेंट कितना है, P साइन थीटा, तो यहाँ P साइन थीटा लिख लेंगे अपॉन r³। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब अगर E1 और E2 का डायरेक्शन देखें तो हमें पता है कि जो अक्षीय स्थिति है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष के अनुदिश और द्विध्रुव आघूर्ण के अनुदिश, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर पी की दिशा में होती है। तो E1 का डायरेक्शन इधर होगा। और अगर हम E2 का डायरेक्शन देखें तो वो हमेशा अभी डिस्कस किए थे, क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है और पॉजिटिव से दूर की ओर होता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल आएगा बीच में। अगर हम परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो इसके बीच में कहीं निकलेगा, यहाँ E2 ये है, बीच का एंगल 90 डिग्री का है। और अगर हमें कभी भी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होता है तो क्या करेंगे, वो सदिश है तो सदिश योग करेंगे। सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम से E बराबर क्या होगा, √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। तो ये पूरा का पूरा अमाउंट 0 हो जाएगा। E हो जाएगा √E1² प्लस E2²। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड रख देते हैं। E1 का मैग्नीट्यूड है 1/4πε0 के 2p cos थीटा अपॉन r³ होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 के p साइन थीटा अपॉन r³ होल स्क्वायर। अब इनमें से जो भी कॉमन निकलेगा निकाल लेते हैं। काफ़ी कुछ कॉमन निकल रहा है। 1/4πε0 के दोनों में है, p/r³ दोनों में है। तो अगर हम लोग इसको कॉमन निकाल लें तो कॉमन में आ जाएगा 1/4πε0 के p/r³ का होल स्क्वायर, अंदर बच जाएगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ केवल साइन थीटा बचा, साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर में भी है, रूट के अंदर है तो रूट से बाहर निकल जाएगा। 1/4πε0 के p/r³ बाहर निकल गया, अंदर 4 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम सबको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, 1। तो ये मैग्नीट्यूड रख दें तो E हो जाएगा 1/4πε0 के p/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और इस तरह से हमने सामान्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। अगर हम इसे चेक करना चाहें कि अक्षीय स्थिति के लिए क्या होगा और निरक्षीय स्थिति, क्योंकि सामान्य स्थिति में किसी भी स्थिति में निकल जाएगा, अक्षीय स्थिति के लिए क्या होगा, जो कोण थीटा होगा उसका मान 0 ही होगा क्योंकि अक्ष पे निकाल रहे हैं। तो इसके लिए थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो E का मैग्नीट्यूड क्या आएगा इस केस में, E का परिमाण क्या आएगा, 1/4πε0 के p/r³ √3 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 × 3 3, 3 + 1 4, 4 का √2। तो अक्षीय स्थिति में हम देख रहे हैं 1/4πε0 के 2p/r³ आ रहा है, जो कि एकदम करेक्ट है।
इसी तरह से अगर हम लोग निरक्षीय स्थिति निकालें, ई निरक्षीय, तो निरक्षीय स्थिति में थीटा का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री। अभिलंबवत होता है, ऐसे निकालना पड़ता है, तो वहाँ पर 90 डिग्री आएगा। तो उस केस में अगर हम लोग ई निकालते हैं तो 1/4πε0 के p/r³ √3 cos² 90 डिग्री प्लस 1 आएगा। E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 के p/r³ cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 × 3 0 प्लस 1 1 बचेगा, तो केवल 1 बच जाएगा, तो 1 का √ओवर कितना आएगा 1। तो E का मैग्नीट्यूड यहाँ से आ जाएगा 1/4πε0 के p/r³। तो इस तरह से हम लोग निरक्षीय स्थिति का भी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले की मदद से न केवल अक्षीय निरक्षीय, बल्कि अगर मान लो मुझे 30 डिग्री एंगल पर कुछ निकालना हो, या 120 डिग्री पर निकालना हो, या 45 डिग्री पर निकालना हो, तो भी हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं।